ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो पार्ट 2 का अगला भाग। अनिका जवाब देती है, कभी कभी इंतजार अच्छा होता है, वेट एंड वॉच। इसके बाद अनिका और प्रीति वापस लिविंग हॉल में आ जाते हैं। आयशा मारवा पहले से ही वहां पहुंच चुकी थी और टेबल पर सबके पसंद के हिसाब से ब्रेकफास्ट अरेंज करवा दिया गया था। आयशा मारवा के साथ उसकी केयर टेकर सावित्री भी मौजूद थी। इतनी सुबह सुबह आयशा मारवा अपने बहू और बेटे के साथ नाश्ता करने के लिए आई हुई थी। आयशा मारवा अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा की रिलेशनशिप को लेकर चिंता में थी, इसलिए वह चाहती थी कि उनके बहू और बेटे ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताएं और अपने मन के सिकवे गिले दूर कर ले। दरअसल मार्केट में फैली हुई अफवाह की अनिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से रोहित मारवा और अनिका का डाइवोर्स होने वाला है। अब तक आयशा मारवा तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी। आयशा मारवा की सिर्फ 2 ही दोस्त थी, एक उसकी अपनी केयर टेकर सावित्री और दूसरी उनकी बहू अनिका, जिसने हर बार अपनी सास का साथ एक दोस्त की तरह दिया हुआ था। जैसे ही आयशा मारवा की निगाह प्रीति पर पड़ती है, वह उसे पहचानने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर लगातार देखते रहने के बाद वह अचानक ही बोल उठती है, तुम प्रीति हो ना? प्रीति मुस्कुराकर जवाब देती है, नमस्ते आंटी जी, आपने सही पहचाना, मैं अनिका दीदी की कजन प्रीति हूँ। आयशा मारवा कहती है, बिल्कुल सही समय पर आई हो, चलो अब हम सब के साथ ब्रेकफास्ट करके ही जाना। उसके बाद आयशा मारवा रोहित मारवा को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। बेटा, तुम्हारी पसंद के हिसाब से सभी चीजें रेडी हैं, अब तुम भी यहाँ हमारे साथ आकर बैठो। आयशा की बात पूरी होते ही प्रीति कहती है, नहीं आंटी जी, आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी इन सब की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, एक बहुत जरूरी काम निपटाना है, मैं जल्दी फिर आपके साथ आकर ब्रेकफास्ट करूंगी। आयशा कहती है, मुझे पता है कि अगर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ आई हो तो तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। मारवा हाउस से खाने के समय पर कोई अपना ही इस तरह बिना कुछ खाए चला जाए तो मारवाओं की मेहमान नवाजी पर सवाल उठेंगे। चलो आप बैठो और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। रोहित ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, बैठो प्रीति, यह तुम्हारी बहन का घर है, इतना हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। इतने में ही तीनों बच्चे भी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर पहुंच जाते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग विश करके अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। बाकी सावित्री नौकरों के साथ ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी आयशा मारवा का ध्यान अनिका की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों के साथ साथ खूबसूरत बड़ी बड़ी पलकों पर भी जाता है, जो लाल हो रही थी। लाल होने के साथ साथ सूजी हुई भी लग रही थी। उसके बाद आयशा मारवा रोहित की तरफ देखती है। रोहित हमेशा की तरह बड़े ही सभी तरीके से धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैसे ही रोहित मारवा की निगाहें आयशा मारवा की निगाहों से मिलती है तो आयशा हैरान रह जाती है, क्योंकि रोहित की आंखें भी बिल्कुल अनिका की आंखों की तरह लाल थी और साथ ही सूजी हुई भी थी। यह देखकर आयशा मारवा के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वह सावित्री की तरफ देखने लगती है। सावित्री भी उतनी ही हैरानी और चिंता के साथ आयशा मारवा की तरफ देख रही होती है और दोनों आंखों ही आंखों में कुछ बातें करती हैं। फिर दोनों ही अनिका और रोहित मारवा की तरफ देखने लगती हैं। दोनों के ही अनिका और रोहित चेहरे पर अजीब सा सुकून और शांति दिखाई देती है। इस सुकून और शांति को देखकर आयशा मारवा का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं यह दोनों अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी राह पर जाने का डिसीजन तो नहीं ले चुके हैं। सावित्री आंखों ही आंखों में आयशा मारवा को पूछने के लिए रिक्वेस्ट करती है। आयशा मारवा पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अनिका से कहती है, अनिका, क्या तुम रात भर सोई नहीं थी? अनिका आयशा मारवा की तरफ देखने लगती है। आयशा मारवा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारी आंखें बता रही है, मैं नहीं पूछ रही हूँ, देखो कितनी लाल है, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए अनिका। इतने में आर्यन कहता है, मॉम, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब आप 2-3 दिन तक सो नहीं पाई, लेकिन कभी भी आपकी आंखें और चेहरा आज के जैसा लाल नहीं लगा था। आप ठीक है ना मॉम? अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन।
देयर इज नथिंग टू वरी माय सन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी कोई चिंता करने की बात नहीं है मेरा बेटा। आर्यन रोहित मारवा के मुकाबले अनिका के ज्यादा करीब था। वह अपनी माँ की हर छोटी से छोटी आदत और जरूरत को भी बहुत अच्छी तरह से समझता था और ठीक इसके विपरीत रिया रोहित मारवा के ज्यादा करीब थी। हालांकि वह आर्यन और अलेक्जेंडर की तरह केयरिंग नहीं थी, लेकिन मीठी बातें करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तभी रिया कहती है, हाँ आर्यन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और जरा डैडी की आंखों की तरफ देखो, एकदम लाल हो रही है। फिर रिया रोहित मारवा से पूछती है, डैडी आपकी आंखें कभी इस तरह लाल नहीं हुई थी, क्या आप भी मम्मा की तरह रात भर सोई नहीं है? इतने में अलेक्जेंडर कहता है, यू आर राइट रिया, लुक डैडी की आंखें सूजी हुई भी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी आंखें अब सूज जाती हैं जब तुम हमसे अपनी बात मनवाने के लिए अपनी इन मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे मोती लेकर आती हो। ऐसा कहकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तभी रिया तिरछी निगाहों से उन दोनों को एग्रेसिव लुक देती है। हालांकि बात घूम फिर कर रिया पर आकर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन यह पहली बार था जब रोहित को एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। लेकिन अपने मन की बात को चेहरे पर ना आने देने में रोहित को महारत हासिल थी। इसके तुरंत बाद ही रात की हर बात याद करके रोहित के शरीर में सिहरन और चेहरे पे खुशी झलक आई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद रोहित अनिका से कहता है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं कुछ जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। अनिका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। सावित्री नौकरों के साथ वहाँ से चली जाती है। आयशा मारवा अनिका से पूछती है, अनिका सब कुछ ठीक है ना? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें लगता है कि मुझे बतानी चाहिए? देखो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और इस नाते मैं भी तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। तुम अपने मन की हर बात मुझे बता सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूंगी, चाहे बात किसी के भी खिलाफ क्यों न हो। आयशा मारवा ने यह तो कह दिया था, लेकिन मन ही मन उसे रोहित की चिंता हो रही थी। जिंदगी का लंबा अरसा रोहित ने अकेलेपन में बिताया था। अब जिंदगी फिर से उसे इसी मोड़ पर ले आई थी। अनिका आयशा मारवा की बात सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है। वह समझ नहीं पाती है कि आयशा मारवा इस तरह की बातें क्यों कर रही है। अनिका जवाब देती है, माँ अगर कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आपसे ही शेयर करूंगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अनिका की बात सुनकर आयशा मारवा भारी मन से वहाँ से चली जाती है। तभी अब्दुल वहाँ पहुँचता है। अनिका अब्दुल से कहती है, यह प्रीति है मेरी कजिन, जितनी अच्छी डॉक्टर है उतनी अच्छी फाइटर भी है। न्यू फीमेल गार्ड्स को अपॉइंट करने में तुम्हारी हेल्प करेगी और जो कुछ नए मेहमान नवाजी के लिए इकट्ठे किए गए हैं उनकी मेहमान नवाजी करने में तुम्हारी मदद करेगी। इन्हें साथ में ले जाओ और नए मेहमान से मुलाकात करवाओ। अब्दुल और प्रीति वहां से चले जाते हैं। अब्दुल प्रीति को एक खुफिया ऑटोमेटिक दरवाजे से सीढ़ियों से होते हुए ग्राउंड फ्लोर में लेकर जाता है। यह एक काफी बड़ी जगह थी और इसमें बने हुए केबिन्स बुलेट एंड साउंड प्रूफ थे, जो एक तरह के ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए थे। इसे बनाने में जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था उसे बॉम्ब से भी नहीं तोड़ा जा सकता था। यहाँ अलग अलग छोटे और बड़े सभी तरह के केबिन बने हुए थे, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखा जा सकता था। रोहित मारवा तैयार होकर मारवा हाउस के टॉप फ्लोर पे बने हुए अपने ऑफिस में चला जाता है। यह ऑफिस रोहित ने खास अपने ऑफिस रिलेटेड सारे कामों को घर से ही ऑपरेट करने के लिए बनवाया हुआ था। रोहित अपने लैपटॉप को खोलकर सभी फाइल्स को चेक करके साइन करने लगता है। कुछ ही देर के बाद चिराग मेहता रोहित मारवा के पास पहुंच जाता है। चिराग मेहता रोहित मारवा को गुड मॉर्निंग विश करता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रोहित मारवा अपने लैपटॉप की स्क्रीन डाउन करके चिराग मेहता की तरफ देखता है। चिराग कहता है, इंस्पेक्टर गिरिवाल ने जिस रंजीत चौधरी की बात की है वह युवराज का दया हाथ है। उसके सभी काले कर्मों को अंजाम देना रंजीत चौधरी के बाएं हाथ का काम है। रंजीत चौधरी क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसे कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। जिस तरह से युवराज आज आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है उससे साफ है कि जरूर वह नए मेहमान के बारे में बात करना चाहता होगा। रोहित मारवा कहता है, क्या उन्हें पता है कि उनके मेहमानों की मेहमान नवाजी हम कर रहे हैं? चिराग मेहता जवाब देता है, नहीं सर। फिर रोहित मारवा पूछता है, क्या हमारी तरफ से कोई चूक हुई है?
चिराग मेहता जवाब देता है, नहीं सर, यह भी श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी ठीक ठीक पता है। हमने कोई क्लू नहीं छोड़ा था। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत है जो यह साबित कर सके कि उनके रिश्तेदार हमारे घर में हैं। रोहित मारवा पूछता है, तो क्या समझे चिराग मेहता? चिराग मेहता बोलता है, मेरे हिसाब से वह सिर्फ अनुमान के आधार पर ही आपसे मिलना चाहते हैं। रोहित मारवा कहता है, वह यहाँ मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं। चिराग मेहता कहता है, सर क्या मैं उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए मना कर दूं? रोहित मारवा कहता है, नहीं, तुम अपनी सिक्योरिटी टाइट करो, क्योंकि वह यहाँ अपने मेहमानों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं और उन्हें पूरा मौका देना उनके रिश्तेदारों को ढूंढने का। ऐसा कहकर रोहित मारवा चिराग मेहता की तरफ देखकर श्रूड स्माइल करता है। चिराग मेहता कहता है, समझ गया सर, पूरा इंतजाम हो जाएगा। रोहित मारवा कहता है, जब तक हमारे दुश्मन के बारे में हमें सब कुछ साफ साफ पता नहीं हो जाता, तब तक हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तुम एक काम करो, दुश्मन के लिए आसान टारगेट की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाते हुए उन सभी को ध्यान में रखना जो अनिका के करीबी हैं। एक तरफ जहां रोहित मारवा और चिराग मेहता दुश्मन से लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर मारवा हाउस के एक कोने में बेचैन आयशा मारवा अपनी सास सुहासिनी मारवा के रूम में लगातार इधर से उधर टहल रही थी। सुहासिनी मारवा ने आयशा मारवा से कहा, अब बताओ कि क्यों इतनी देर से इधर से उधर घूमने में लगी हुई हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कम से कम मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी। आयशा मारवा जवाब देती है, माँ जी, मैं खुद भी ठीक से कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या बताऊं और कैसे बताऊं? सुहासिनी मारवा अपनी कड़क आवाज में कहती है, बेशक मेरी बूढ़ी टांगों में घूमने फिरने की शक्ति नहीं रही, इसीलिए दिमाग की ताकत अभी भी बाकी है। दुनिया देखी है इन आंखों ने, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? आयशा मारवा आकर दादी माँ के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, मेरी यह बताने की हिम्मत नहीं हो रही है माँ जी। बात यह है कि शहर में इस तरह की बातें हो रही है कि अनिका और रोहित डाइवोर्स लेने वाले हैं। ऐसा कहकर आयशा मारवा एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर आगे कहती है, और आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखने के बाद मेरी चिंता बढ़ गई है। डाइवोर्स की बात सुनते ही सुहासिनी मारवा को तेज धक्का महसूस होता है। फिर वह आयशा मारवा से कहती है, ऐसा क्या देखा तुमने? आयशा मारवा जवाब देती है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है माँ जी, सामने से दोनों ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित अनिका की केयर करता है और अनिका रोहित की हर बात मानती है। उनकी आंखें कुछ और बोल रही है और चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा है। लेकिन ऐसा कहकर आयशा मारवा चुप हो जाती है। सुहासिनी मारवा जोर देते हुए कहती है, लेकिन क्या? आगे भी बोलो। झिझकते हुए आयशा मारवा कहती है, रोहित और अनिका दोनों ही रात भर सोए नहीं है और उनकी आंखों को देखकर पता चल रहा है कि वो दोनों भी रोए भी हैं। जरूर उनमें से लड़ाई हुई होगी, वरना दो प्यार करने वालों के बीच रोने की तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। इतना ही नहीं, आज सुबह सुबह अनिका की कजन प्रीति भी मारवा हाउस आई हुई थी। गुलेरिया हाउस में पहले ही काफी तकलीफें चल रही है, इसलिए मुझे लगता है अनिका ने उसके साथ अपने और रोहित के रिश्ते को लेकर बातें शेयर की होगी। जब मैंने सामने से पूछा तो अनिका ने कहा कि सब ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अनिका ने कह दिया कि कोई चिंता वाली बात नहीं, और मेरी यह चिंता मुझे जैसे चिता जैसी लग रही है। माँ जी, अब आप ही बताइए, यह सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे भी तो कैसे देखे? मैं कैसे एक जगह पर चैन से बैठ सकती हूँ? आयशा मारवा की बात सुनकर सुहासिनी मारवा के चेहरे पर भारी उदासी छा जाती है और उदास वाली आवाज से कहती है, आजकल के बच्चों के बारे में क्या ही कह सकते हैं? अब इस बुढ़ापे में यही सब देखना बाकी रह गया था क्या? मैं खुद उन दोनों से बात करूंगी। हमारे खानदान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खुद के बारे में नहीं, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचे। फिर अपनी आवाज में कड़कपन लाते हुए सुहासिनी मारवा कहती है, मैं भी देखती हूँ कैसे होता है यह डाइवोर्स। मैं करण गुलेरिया से बात करूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे जीते जी यह दोनों कैसे अलग होते हैं, कैसे उन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। भला क्या कमी है अनिका को इस घर में, और क्या कमी है हमारे रोहित में? जवान है, सुंदर है, उसे हमारे रोहित ने हमेशा ही अपनी पलकों पर रखा है। किसी को इतना प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा? मैं अभी के अभी जाकर करण गुलेरिया से इस बारे में बात करूंगी।
फिर अपने केयर टेकर लीला को कहती है, लीला तुरंत जाओ, जाकर ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। आयशा मारवा कहती है, माँ जी लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सुहासिनी मारवा कहती है, अब सुनने को बाकी है, क्या रह गया है? मैं कभी नहीं चाहती थी कि रोहित अनिका से शादी करे, लेकिन मैं ही क्या करती जब उसके तीनों बच्चों की माँ वही निकली। फिर लीला की तरफ देखते हुए सुहासिनी मारवा ने आदेश दिया, लीला देख क्या रही हो, जल्दी करो, जाओ जाकर गाड़ी निकलवाओ, हम सभी गुलेरिया हाउस के लिए निकलेंगे। सुहासिनी मारवा का गुस्सा देखकर आयशा मारवा उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है, माँ जी जरा यह भी तो सोचिए कि अगर आंखों देखा और कानों सुना गलत निकला तो रोहित और अनिका हमारे इस बारे में क्या सोचेंगे? हमने उनसे एक बार बात भी नहीं की और दूसरों की बातों को सुनकर खुद ही निष्कर्ष पर पहुंच गए। सुहासिनी मारवा ने जवाब दिया, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने अभी बताया कि तुमने अपनी आंखों से क्या देखा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी शक की कोई गुंजाइश रह गई है क्या? आयशा मारवा जवाब देती हैं, माँ जी हम जो कुछ भी सोच रहे हैं अगर वह सब कुछ सच भी है तब भी कम से कम यह तो सोचिए कि इस वक्त करण गुलेरिया खुद किन हालातों से गुजर रहे हैं। अगर उन्हें यह पता चलेगा कि उनकी बेटी की जिंदगी में यह सब चल रहा है तो उन पर क्या बीतेगी? सुहासिनी मारवा जवाब देती हैं, यह सब सोचना हमारा काम नहीं है। अगर हमने देर की तो बात हाथ से निकल जाएगी। समय रहते करण गुलेरिया से बात करने पर हो सकता है कि वह अपनी अनिका को कुछ समझाएं। वैसे भी यदि हम अनिका से बात करेंगे तभी वह हमारी कोई बात नहीं सुनेगी। वह क्या करती है और क्या करेगी, क्या कभी इसके बारे में वह किसी को बताती है? उसके सारे राज हमेशा ही दुनिया से ही सुनने को मिलते हैं और खासकर मीडिया से। शुक्र करो कि अभी तक यह बात मीडिया के लिए चर्चा का मुद्दा नहीं बना है। इससे पहले कि यह बात मीडिया के लिए मसाला बने हमें कुछ करना होगा। ऐसा कहकर सुहासिनी मारवा गाड़ी तक ले चलने के लिए अपनी केयर टेकर लीला को इशारा करती है। लीला सुहासिनी मारवा की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है और ग्राउंड फ्लोर से होते हुए गाड़ी तक पहुंच जाती है। नौकरों की मदद से सुहासिनी मारवा गाड़ी में बैठ जाती है और लीला को लेकर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। सुहासिनी मारवा गुलेरिया हाउस पहुंचती है। मेन गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर मैसेज पहुंचा देते हैं कि बेटी अनिका गुलेरिया की दादी सास सुहासिनी मारवा आई हैं। इस वक्त घर पर सबसे बड़ी होने के नाते सिर्फ नंदिनी मौजूद थी। वह खबर मिलते ही सुहासिनी मारवा को लेने के लिए अपने कमरे से निकलकर बाहर की ओर चल पड़ती हैं। वह सुहासिनी मारवा के तीखे स्वभाव से परिचित थी, इसलिए बिना किसी देरी के नौकरों को इशारा कर देती है। पूरे गुलेरिया हाउस में सुहासिनी मारवा की आओ भगत के लिए नौकरों की फौज जमा हो जाती है। गाड़ी से उतरने से पहले ही सुहासिनी मारवा को लीला के जरिए गुलेरिया हाउस के नौकरों से यह पता चलता है कि करण गुलेरिया लाइफ केयर हॉस्पिटल में है। लीला सुहासिनी मारवा से कहती है, मैडम क्या हम घर लौट चलें या आप यहाँ रुककर करण गुलेरिया का इंतजार करेंगे? इससे पहले कि नंदिनी सुहासिनी मारवा की गाड़ी तक पहुँच पाती, सुहासिनी मारवा लीला को जवाब देती है, नहीं, यहाँ रुककर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस काम के लिए घर से निकली हूँ उसे पूरा करके ही जाऊंगी। फिर ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर गाड़ी को लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। ड्राइवर गाड़ी को लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के लिए घुमा लेता है। सुहासिनी मारवा की इस हरकत से नंदिनी सख्ते में आ जाती है कि बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के आई, बिना गाड़ी के बाहर निकले, बिना किसी से कोई बात किए सुहासिनी मारवा इस तरह लौट क्यों गई है। नंदिनी को नौकरों से यह पता चलता है कि वह करण गुलेरिया से मिलना चाहती थी। जब उन्हें पता चलता है कि वह यहाँ पर नहीं है तो तुरंत ही बिना कुछ कहे लौट गई है। सुहासिनी मारवा सारे रास्ते में अपने मन ही मन में उधेड़ बुन में लगी हुई थी। वह करण गुलेरिया के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। वह अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करता था। वह हमेशा ही हर स्थिति में अपनी बेटी के साथ ही खड़ा रहता था। यहाँ तक कि रोहित के 3 बच्चों की मां होने के बावजूद उसने अनिका को रोहित से शादी करने के लिए नहीं कहा था। करण गुलेरिया का कहना था कि अनिका जिससे चाहे उससे शादी करे और ना चाहे तो हमेशा अपने इसी घर में रहे। यहाँ जो कुछ भी है वह सब कुछ अनिका का ही है। सुहासिनी मारवा लगातार बस यही सोचने में मशगूल थी कि करण गुलेरिया पर किस तरह दबाव बनाया जाए कि वह सुहासिनी मारवा की बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। सुहासिनी मारवा यह सोच रही थी कि वह ऐसा क्या करे उसे गुलेरिया परिवार के आगे झुकना भी न पड़े और गुलेरिया परिवार अनिका को मनाने के लिए तैयार भी हो जाए।
इतने में उसकी गाड़ी अस्पताल पहुंच जाती है। लीला और गार्ड्स की मदद से सुहासिनी मारवा व्हील चेयर पर बैठ जाती है। फिर लीला उसे लिफ्ट से होते हुए टॉप फ्लोर पर ले जाती है, जहां पर्सनल वार्ड बना हुआ था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही करण गुलेरिया सामने ही दिखाई दे देते हैं। सुहासिनी मारवा को देखते ही करण गुलेरिया उनका अभिनंदन करके हालचाल पूछते हैं। सुहासिनी मारवा जो सारे रास्ते करण गुलेरिया को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की बातें सोच रही थी, वह करण गुलेरिया की आवाज की उदासी और नरमी को देखकर अचानक ही पिघल जाती है और जवाब देती है, इस उम्र में इंसान हमेशा एक जैसा ही रहता है। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। सुना है श्रेया की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? करण गुलेरिया सुहासिनी मारवा को लेकर फ्लोर पर ही बने एक पर्सनल स्पेस में चला जाता है और फिर एक लंबी सांस लेता है और जवाब देता है, श्रेया की तबीयत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं डॉक्टर उसके बच्चों को भी बचा पाएंगे या नहीं। सुहासिनी मारवा इतनी उम्र के बाद भी अंदर से काफी मजबूत थी, लेकिन यह भी उम्र का ही तकाजा था कि इस वक्त वह करण गुलेरिया की हालत को समझकर उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। वह करण गुलेरिया को दिलासा देते हुए कहती हैं, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बुरा वक्त आता जरूर है, लेकिन उसके टिकने का भी वक्त तय होता है। हिम्मत रखो, यह भी चला जाएगा। कुछ पल रुककर सुहासिनी मारवा ने कहा, तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे परिवार को इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। फिर लंबी सांस लेकर आगे कहती हैं, खैर तुम शायद कहीं किसी काम से जा रहे थे, मैं श्रेया को मिलकर चली जाऊंगी, तुम भी जाकर अपना काम निपटा लो। तभी करण गुलेरिया के दिमाग में कोई बात आती है और वह झट से सुहासिनी मारवा से पूछता है, सुहासिनी जी, मुझे लगता है कि आप यहाँ जरूर किसी जरूरी काम से आई होंगी, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? दरअसल नंदिनी ने करण गुलेरिया को सुहासिनी मारवा के गुलेरिया हाउस में आकर लौट जाने की खबर पहले से ही दे दी थी। सुहासिनी मारवा कुछ पलों के लिए शांत हो जाती है और फिर कुछ सोचकर जवाब देती है, क्या तुम्हारी अनिका से कोई बात हुई है? करण गुलेरिया पूछते हैं, किस बारे में सुहासिनी जी? सुहासिनी मारवा जवाब देती है, अनिका और रोहित के रिलेशनशिप को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों न इस बारे में तुमसे बात की जाए, शायद तुम्हें कुछ पता हो कि इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। करण गुलेरिया एक लंबी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर आंखें खोलता है और अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। फिर कहता है, सुहासिनी जी, मैं एक ऐसी बेटी का बाप हूँ जिस पर मुझे इतना गर्व है जितना किसी को अपने बेटे पर भी नहीं होगा। रोहित और अनिका की शादी से पहले मुझे ऐसा लगता था कि रोहित मारवा अनिका के लिए सही नहीं है। वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल अनिका के खिलाफ कर सकता है, लेकिन रोहित मारवा ने मुझे गलत साबित किया और गलत साबित होकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि जो प्यार मैं अनिका को नहीं दे सका वह रोहित ने उसे दे दिया है। कुछ पल रोककर करण गुलेरिया अपनी बात को आगे बढ़ाता है और दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, पर वह मुश्किल यह है कि अनिका की राज चली गई है। जब उसे वह खुद याद नहीं तो उसकी यादों में रोहित मारवा की प्यार भरी यादों का होना सवाल ही नहीं उठता है। शायद यही वजह है कि उन दोनों के बीच गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो रही है। अनिका ने मुझे साफ साफ कुछ नहीं बताया है, लेकिन जिस तरह से वह रोहित मारवा के बारे में पूछताछ कर रही थी, उससे मुझे जो कुछ भी समझ आया वह मैंने आपको बता दिया है। सुहासिनी मारवा कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? बात सिर्फ रोहित और अनिका की नहीं बल्कि उनके बच्चों की भी है। इस नन्ही सी उम्र में बच्चों का बंटवारा या बच्चों का सिंगल पेरेंट्स के साथ पलना उनके नाजुक मन पर गहरी चोट कर सकता है। करण गुलेरिया कहते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह अनिका को अपनी पुरानी यादाश्त ना भी मिले, तब भी किसी तरह पुरानी यादों के सबूतों के जरिए से हम उनके मन में रोहित के लिए विश्वास और प्यार पैदा कर सके। शायद तब उन दोनों की जिंदगी में आया वह तूफान टल जाएगा। सुहासिनी मारवा कहती हैं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, तुम अपनी तरफ से कोशिश करना, अब मैं चलती हूँ। सुहासिनी मारवा लीलावती को श्रेया के रूम की तरफ ले जाने के लिए इशारा करती है। तभी अचानक से करण गुलेरिया बोल उठते हैं, सुहासिनी मारवा जी, एक बात और। सुहासिनी मारवा लीला को रुकने का इशारा करती है। लीला सुहासिनी मारवा की व्हील चेयर को रोक लेती है। सुहासिनी मारवा करण गुलेरिया की तरफ देखने लगती है। करण गुलेरिया कहता है, चाहे स्थिति कोई भी हो, चाहे सही या गलत कोई भी हो, मैं हमेशा अपनी बेटी की तरफ ही खड़ा रहूंगा। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना,
पर मैं इन हालातों में अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर करण गुलेरिया वहाँ से लिफ्ट की ओर चला जाता है। जब सुहासिनी मारवा श्रेया के रूम की तरफ आगे बढ़ती है तो देखती है कि श्वेता वहीं पे खड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वह श्रेया से मिलकर वहाँ से जाने के लिए निकल रही थी। श्वेता मल्होत्रा ने सुहासिनी मारवा को देखकर कहा, नमस्ते दादी जी, आप कैसी हैं? और अब आपकी तबीयत कैसी है? सुहासिनी मारवा ने श्वेता मल्होत्रा को जवाब दिया, खुश रहो बेटी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या तुम श्रेया को मिलने आई थी? श्वेता मल्होत्रा ने जवाब दिया, जी दादी माँ, अनिका दीदी के कहने पर वांगापटो के फार्मूले से बनी स्ट्रेस फ्री करने वाली दवाई पहुंचाने आई थी। सुहासिनी मारवा कहती है, मेरे और करण गुलेरिया के बीच सारी बातें तुमने सुन ही ली होगी। अगर हो सके तो अपनी दीदी को कुछ समझाओ। इस तरह अपनी खुशी के लिए सबकी जिंदगियां बर्बाद नहीं किया करते। श्वेता मल्होत्रा अनिका गुलेरिया के बारे में एक भी गलत शब्द सुनना पसंद नहीं करती थी। सुहासिनी मारवा की कही गई बात श्वेता मल्होत्रा के लिए बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन फिर भी उनकी उम्र का लिहाज करते हुए और उनकी बात के वजन को ध्यान में रखते हुए श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया था और नमस्ते दादी जी, अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा कहकर वहां से चली गई थी। श्वेता मल्होत्रा को दादी माँ की बातें कड़वी जरूर लगी थी, लेकिन उनके मन में अब सिर्फ यही चल रहा था कि अगर यह सब सच है तो सबका प्यार पर से भरोसा ही उठ जाएगा। अगर अनिका दीदी ने ऐसा कोई फैसला लिया है तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई ठोस वजह होगी, चाहे उनकी याददाश्त ही क्यों न चली गई हो, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान करना वह नहीं भूल सकती। जो भी हो, मुझे इस बारे में घर जाकर मम्मा से बात करनी होगी। श्वेता को वापस अपनी फार्मेसी के लिए निकलना था, लेकिन इस खबर ने उसे ऐसा दहला दिया कि वह सीधा अपने घर मल्होत्रा हाउस पहुंच गई थी। एक तरफ जहां श्वेता मल्होत्रा हाउस में प्रवेश करती है, वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा चिराग मेहता को सभी इंस्ट्रक्शन देने के बाद ऑफिस से निकलकर वापस आ जाता है। पूरी रात जागते हुए निकल जाने की वजह से कुछ देर आराम करने के लिए अपने बेडरूम में एंटर होता है। अनिका डार्क कलर के नाइट गाउन में अपने बिस्तर पर पहले से ही सोई हुई थी। रोहित चेंज करने के बाद बहुत ही खामोशी से बेड पर जाकर अनिका के सिरहाने की तरफ बैठ जाता है। सोई हुई अनिका का चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत और किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रहा था। रोहित अपने सिर की तरफ रखे हुए दो तकियों पर अपनी कोहनी को टिकाकर अपने सिर को हथेली से सपोर्ट देते हुए लेट जाता है और यूं ही अनिका को देखने लगता है। अनिका को देखते देखते उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। एक और जहां रोहित अनिका के प्यारे से चेहरे को देखते देखते गहरी नींद में चला जाता है, वहीं दूसरी ओर मारवा हाउस के सीक्रेट ग्राउंड फ्लोर में एंथीसिया के असर से डॉक्टर शालिनी और उसकी साथी गहरी नींद में थी। वहीं पर बनी हुई एक लैब में प्रीति की जरूरत की सभी इक्विपमेंट्स, छोटी से लेकर बड़ी मशीनरी सभी मौजूद थी। प्रीति ने बड़ी ही बारीकी से दोनों औरतों के पूरे शरीर को छूकर एग्जामिन किया। प्रीति को दोनों ही औरतों की गर्दन के पास किसी अलग तरह की चीज का एहसास हो रहा था, लेकिन वह ऊपर से देखने पर बिल्कुल समान दिखाई दे रहा था। बॉडी पर ऐसा कोई मार्क्स नहीं था जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अंदर किसी भी तरह की डिवाइस को फिट किया गया है। अंत में प्रीति ने बॉडी को स्कैन करके पता लगाने का निश्चय किया। गार्ड्स की मदद से प्रीति ने पहले जले हुए चेहरे वाली औरत की बॉडी को स्कैन करने के लिए मशीनरी में डाला। इस पूरे प्रोसेस में लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगने वाला था, लेकिन प्रीति ने देखा कि शरीर के मशीनरी के अंदर जाने के 5 मिनट के बाद ही उस औरत का शरीर दर्द से छटपटाने लगता है, जबकि बॉडी स्कैनिंग एक पिन फ्री प्रक्रिया थी। यह देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वह किसी तरह का दर्द महसूस कर रही थी। एनेस्थीसिया के दिए जाने के बाद भी उस औरत का इस तरह से तड़पना सामान्य बात नहीं थी। प्रीति ने गार्ड की मदद से उसे बाहर एक टेबल पर लेटाया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह न कुछ सुन पा रही थी और न ही कोई जवाब दे पा रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद प्रीति उसे ऑब्जर्व करने लगी। उस औरत का चेहरा लाल पड़ गया था, जैसे वह अंदर से जल रही हो। थोड़ी देर के बाद उसका पूरी बॉडी इसी तरह लाल पड़ने लगा था। जब प्रीति ने उसे छूकर देखा तो उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से काफी ज्यादा था और थोड़ी देर के बाद उस औरत ने सांस लेना बंद कर दिया था, यानी कि वो औरत मर चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल चीज डिटेक्ट नहीं हुई थी, इसलिए प्रीति ने एक सिरिंज की मदद से कुछ ब्लड ड्रॉप्स लेके उन्हें परीक्षण के लिए सेव कर लिया था।
बहुत सोचने के बाद भी प्रीति यह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या चीज थी जो स्कैनर के डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन उसने उस चीज को छूकर महसूस किया था। ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट्स की अच्छी खासी समझ प्रीति में थी। साथ ही सिर से आसपास के बॉडी पार्ट्स के विशेषज्ञ होना लाजमी था, क्योंकि डॉक्टर अमृता के स्टूडेंट होने के नाते उसका एक अच्छा सर्जन होना बनता था। अंत में प्रीति ने यह तय किया कि वह एक छोटा सा कट लगाकर चेक करेगी कि यहाँ पर अलग क्या है। उसके बाद प्रीति ने शालिनी की बॉडी को स्कैन करने के लिए जगह सीधा गर्दन के बीचों बीच बालों के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी के पास थोड़ा सा कट लगाकर ऑपरेट किया। उसके बाद गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दी, इन दोनों की बॉडी से जो कुछ भी मिला है वह सब लैब में पहुंचा दो। प्रीति को सुबह से इन सब कामों में लगे लगे रात हो चुकी थी। अचानक ही उसे कुछ याद आता है और वह अपने सिर पर अपना एक हाथ मारती है। इसके बाद वह अपना पर्स लेकर बाहर निकल जाती है। वह गार्ड को इशारा करती है। इसके बाद गार्ड्स बड़ी ही सावधानी से उसे सिक्योरिटी गार्ड जिसे शीशे जेंट ब्लैक में थे बिठाकर मारवा हाउस के बाहर ले जाते हैं। मार्केट में एक शोरूम के बाहर प्रीति गाड़ी को रोकने का इशारा करती है और कहती है, थैंक यू, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। इधर जब अनिका की आंख खुलती है तो वह देखती है कि रोहित मारवा बैठे बैठे ही गहरी नींद में सो रहा था। रोहित मारवा को इस तरह से सोते हुए देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वह अनिका को निहारते निहारते सो गया था। अनिका के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वह जैसे ही रोहित की तरफ बढ़ती है उसकी निगाह अपने फोन पर पड़ती है। जब वह फोन उठाती है तो देखती है कि उसके फोन पर राजलक्ष्मी के कई मिस कॉल थे। वह रोहित मारवा को ब्लैंकेट से कवर करती है और अपना फोन उठाकर बालकनी की तरफ चली जाती है और राजलक्ष्मी को कॉल करती है। राजलक्ष्मी फोन उठाती है और कहती है, हेलो मैडम, हाउ आर यू? अनिका जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, कहो क्या कहना है? राजलक्ष्मी जवाब देती है, मैडम आपकी कजिन श्वेता मल्होत्रा सुबह ही दवाइयाँ देकर चली गई हैं। मैं आपसे श्रेया मैडम के इलाज और उनके काउंसलिंग के बारे में बात करने के लिए फोन कर रही थी। अगर आप उनसे मिलने आई तो यह बेहतर होगा। अनिका कहती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? राजलक्ष्मी कहती है, श्रेया को वह दवाई देने के बाद किसी भी तरह की कोई दूसरी एडिशनल पिल्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। यह उसके बच्चे के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन मैडम इस तरह यह दवाइयाँ कब तक चलेगी? हमारे पास दवाइयाँ लिमिटेड है और श्रेया की डिलीवरी में अभी काफी वक्त है। हमें उन्हें जल्द से जल्द सदमे से बाहर लाना होगा। अनिका पूछती है, क्या तुमने श्रेया से बात करने की कोशिश की? राजलक्ष्मी जवाब देती है, हाँ मैडम, मैंने कोशिश की। दवाइयों के असर से उनका मन शांत जरूर हो गया है, लेकिन वह आकाश गुलेरिया को एक पल के लिए भी भुला नहीं पा रही है। किसी भी बारे में बात करो वह घूम फिर कर आकाश गुलेरिया के बारे में ही बात करने लगती है। मैंने कई घंटे कोशिश की कि वह किसी और बारे में सोचे और बात करे, अपनी बेटी पिंकी या होने वाले बच्चे के बारे में बात करे, लेकिन वह हर वक्त आकाश को ही याद करती रहती है। बस इतना जरूर कहा जा सकता है कि दवाइयों के असर के कारण उन्होंने अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाना बंद कर दिया था और आकाश को हेल्यूसिनेट भी नहीं किया। कुछ कीजिए मैडम, मुझे श्रेया मैडम और उनके होने वाले बच्चे के लिए बहुत डर लग रहा है। अनिका जवाब देती है, राजलक्ष्मी तुम मेरी हालत के बारे में जानती ही हो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। राजलक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि सिर्फ आप ही उन्हें इन सब से बेहतर और इन सब से बाहर लाने में मदद कर सकती है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस हालत में भी वह आपकी बात जरूर मानेंगी। अनिका जवाब देती है, ठीक है, मैं कल आकर श्रेया से मिलूंगी, बताओ मुझे किस वक्त आना होगा? राजलक्ष्मी खुशी से जवाब देती है, मैडम आप दिन में किसी भी वक्त आ जाइएगा। अनिका जवाब देती है, ठीक है, और फोन रख देती है। अनिका फिर से रूम के अंदर जाती है और घड़ी की तरफ देखती है। यह डिनर का टाइम था। फिर बाहर जाकर केयर टेकर कालिंदी से पूछती है, रोहित वापस कब आए थे? वैसे आशा मारवा बच्चों की देखभाल खुद करना पसंद करती थी। जो प्यार वह रोहित को नहीं दे पाई थी वह सारा अपने उस बच्चों को देना चाहती थी, लेकिन वह अपनी सास सुहासिनी मारवा के साथ मारवा हाउस 2 में रहती थी। इसीलिए बच्चों की देखभाल में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उनके देखभाल के लिए कालिंदी नाम की एक 45 वर्षीय महिला को केयर टेकर नियुक्त किया गया था। कालिंदी जवाब देती है, मैडम यही कोई 1 से 2 बजे का वक्त रहा होगा। अनिका कहती है, ठीक है, तुम जाओ। उसके बाद कुछ सोचकर उसे कहती है, रुको कालिंदी। वह रुक कर जवाब देती है, जी मैडम। अनिका कहती है, क्या बच्चों ने डिनर कर लिया है? कालिंदी जवाब देती है, जी मैडम।
आशा मैडम और बच्चों ने साथ में डिनर किया है। कुछ सोचकर अनिका कहती है, एक काम करो, स्टाफ से कहकर साहब और मेरा डिनर हमारे रूम में ही पहुंचा दो। कालिंदी जवाब देती है, जी मैडम। उसके बाद अनिका वापस अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद रोहित मारवा की नींद खुलती है। वह देखता है कि अनिका कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। अनिका को अपनी आंखों के सामने देखकर रोहित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उठकर बिस्तर पर ही अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर अनिका को यूं ही घूमते हुए देखने लगता है। जब अनिका का ध्यान इस बात पर जाता है कि रोहित अनिका को लगातार देखे जा रहा है, तब अनिका कहती है, इस तरह मुझे घूरना बंद करो मिस्टर मारवा। रोहित मारवा जवाब देता है, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ। अनिका पूछती है, क्या? रोहित मारवा जवाब देता है, यही कि तुम परेशानी में भी इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हो। अनिका रोहित मारवा की बात सुनकर अपना एक हाथ माथे पर रख लेती है। फिर आगे कहती है, क्या इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? रोहित मारवा जवाब देता है ना, मुझे और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि इस वक्त तुम्हारी परेशानी कैसे दूर किया जाए। फिर अपनी जगह से उठकर अनिका के करीब आते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अनिका रोहित मारवा की तरफ देखती है और कहती है, मिस्टर मारवा, सबसे पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे। रोहित मारवा जवाब देता है, जैसा तुम कहो। इसके बाद रोहित मारवा उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रीति एक शोरूम के चेंजिंग रूम के बाहर निकलती है। सूट सलवार एस्पेक्स पहने हुए भी वह काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, लेकिन इस लिबास में यह कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक काबिल डॉक्टर और मार्शल आर्ट फाइटर है। वह एक सीधी साधी कॉलेज गोइंग पढ़ाकू लड़की लग रही थी। वह अपने पर्स से फोन निकालती है और किसी को कॉल लगाती हुई शोरूम से बाहर निकल जाती है। फोन पर रिंग सुनाई देती है। जैसे ही उधर से कॉल रिसीव होती है, प्रीति के कुछ कहने के पहले ही आवाज आती है, इट्स नॉट फेयर प्रीति, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने फोन को ठीक करवा लो या फिर नया ले लो। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि मैं सुबह से अब तक तुम्हें कितनी कॉल कर चुका हूँ? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है। दिल्ली जैसे शहर में इस तरह आउट ऑफ कवरेज एरिया होना तुम्हारे अपनों को हार्ट अटैक दिला सकता है। प्रीति बड़ी ही प्यार से अपनी मीठी सी आवाज में बड़ी ही मासूमियत से कहती है, बस बस अब रुक भी जाओ। ओंकार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता ही नहीं चला मेरा फोन स्विच ऑफ कब हो गया। मैं प्रैक्टिस में बिजी थी इसलिए फोन देख नहीं पाई थी। आई एम सो सॉरी। ओंकार कहता है, कम से कम मेरे बारे में नहीं तो अपने इन नन्हे मुन्नों के बारे में तो सोच लिया करो। सिर्फ मुझे नहीं, रेनबो, निशा, लाइट, ऐश्वर्य को भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम्हें तो इनकी बिल्कुल याद भी नहीं आई, पर इन्होंने पूरा दिन तुम्हारे लिए शोर मचा मचा कर मेरे सिर में दर्द कर दिया है। प्रीति फिर से कहती है, आई एम रियली सॉरी, पर मैं क्या करती, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था। प्रीति के इतने मासूम जवाब को सुनकर ओंकार का दिल पिघल जाता है और वह पूछता है, अच्छा यह बताओ कुछ खाया या नहीं? तो मुझे मालूम है अपने काम के चक्कर में तुमने सुबह से खाना भी नहीं खाया होगा। प्रीति जवाब देती है, आई एम सॉरी, सच में मुझे वक्त ही नहीं मिला था। ओंकार कहता है, चलो अब मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें अभी लेने आता हूँ। जल्दी से अपनी लोकेशन मुझे शेयर करो, फिर सबसे पहले हम खाना खाने चलेंगे तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। प्रीति ओंकार को अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देती है। इसके बाद प्रीति को कुछ याद आता है और वह अपने फोन में एक मेल चेक करती है। मैडम, यह जितना सीधा दिखाई दे रहा था उतना ही ज्यादा टेढ़ा है। अभी मैं अपने काम का 1/4 भी नहीं कर पाई हूँ। इस पूरी जांच को करने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। मुझे आपको कुछ जरूरी बातें बतानी है, हम कब मिल सकते हैं? उधर अनिका के फोन पर मेल रिसीव होने की आवाज होती है। अनिका अपना फोन उठाती है और मेल चेक करती है। उसके बाद प्रीति को रिप्लाई करती है, काम सीधा होता तो तुम्हें नहीं दिया जाता, कोई भी कर लेता। कल जब तुम पहुंच जाओगे तब बता देना, हम मिल लेंगे। इतने में रोहित मारवा के फोन पर चिराग मेहता की कॉल आती है। रोहित फोन पिक करता है। चिराग मेहता कहता है, जो लिस्ट आपने बनाने के लिए कहा था वह मैंने आपको मेल कर दी है। अगर आप कहें तो क्या मैं उस डिस्कशन करने के लिए अभी आपसे मिलने आ सकता हूं? रोहित मारवा जवाब देता है, क्या कुछ शक के दायरे में है क्या? चिराग मेहता जवाब देता है, जी सर, दरअसल बात मयूर गुलेरिया से रिलेटेड है। मयूर गुलेरिया का नाम सुनते ही रोहित अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, ठीक है मैं आता हूँ, आधे घंटे में मारवा हाउस से ऑफिस में मिलो। जैसे ही रोहित मारवा फोन रखने को होता है वैसे ही चिराग मेहता कहता है, सर एक और इम्पोर्टेंट बात पूछनी है।
रोहित मारवा चिराग की बात सुनते ही फोन को होल्ड रखता है। चिराग मेहता कहता है, सर इस बार योगराज ने खुद फोन किया था, वह आपसे तुरंत मिलना चाहता है, उसे कब बुलाना है? रोहित मारवा जवाब देता है, मैं अभी थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ। चिराग मेहता कहता है, जी सर। रोहित मारवा अनिका से पूछता है, मेहमानों की खातिरदारी के लिए कितना वक्त चाहिए? योगराज आने के लिए बेचैन है, उसे कब आने दिया जा सकता है? अनिका रोहित मारवा की तरफ देखती है और रोहित मारवा अनिका की तरफ। दोनों ही एक दूसरे की तरफ श्रुड स्माइल पास करते हैं। उसके बाद अनिका कहती है, 4 दिन के बाद का मुहूर्त अच्छा रहेगा, तब तक तैयारियां हो जाएगी। वहां करण गुलेरिया हाउस में अपनी कार से उतरते हैं और लिविंग हॉल में जाकर रिक्लाइनर चेयर पर बैठ जाते हैं। उसकी बैंक का अपना सिर टिकाकर गहरी सोच में चले जाते हैं। करण गुलेरिया को इस तरह थका हुआ देखकर नंदिनी उनके पास आती है और कहती है, चाचा जी डिनर कर लीजिए। लेकिन करण गुलेरिया कोई जवाब नहीं देते हैं। जब नंदिनी को एहसास होता है कि करण गुलेरिया किसी गहरी सोच में है, तब वह अपने बेटे यश को इशारा करती है। यश जाकर करण गुलेरिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, दादाजी चलिए ना, आज आपको मेरे साथ डिनर करना होगा। यश के छूते ही करण गुलेरिया अपनी गहरी सोच से बाहर आ जाते हैं और मुस्कुराकर यश के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, पिंकी कहाँ है? यश कहता है, वह देखिए, वह भी अपना डाइनिंग टेबल पर वेट कर रही है। करण गुलेरिया अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं अभी आता हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे। बच्चों का मन रखने के लिए करण गुलेरिया अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, लेकिन नंदिनी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि करण गुलेरिया को कोई न कोई बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। नंदिनी स्टाफ की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती है। तभी करण गुलेरिया फ्रेश होकर वापस डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए लौट आते हैं। नंदिनी करण गुलेरिया से पूछती है, चाचा जी आप ठीक तो है ना? करण गुलेरिया नंदिनी की तरफ देखते हुए उदास चेहरे के साथ हाँ में अपना गर्दन हिला देते हैं। नंदिनी फिर पूछती है, क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? करण गुलेरिया जवाब देते हैं, आजकल परेशानियों में से यह तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि कौन से किस वक्त परेशान कर रही है। नंदिनी को अपने ही सवाल पर झिझक महसूस होने लगती है। करण गुलेरिया को इस बात का एहसास होता है कि नंदिनी भी घर के हालातों को लेकर बहुत परेशान है और वह सिर्फ करण गुलेरिया का मन हल्का करने के लिए ऐसा पूछ रही थी। नंदिनी बात को बदलते हुए कहती है, मैं भी कैसे सवाल पूछने लगती हूँ, वैसे भी बिजनेस की उलझी हुई बातें मुझे कहाँ समझ में आएंगी। करण गुलेरिया जवाब देते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, पर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तुम पर पहले से ही घर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, मैं तुम्हारी टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता। नंदिनी चुपचाप करण गुलेरिया की तरफ देखती रहती है। करण गुलेरिया कुछ पल रुककर आगे कहते हैं, इस वक्त मैं बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि अनिका और रोहित के बारे में सोचकर परेशान हूँ। करण गुलेरिया की बात सुनकर नंदिनी हैरानी से उनकी ओर देखने लगती है और कहती है, क्या वहाँ भी सब कुछ सही नहीं है क्या कोई चिंता की बात है? करण गुलेरिया जवाब देते हैं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ जिस रोहित मारवा के पैरवी कभी अनिका खुद किया करती थी, कुछ दिन पहले अनिका मुझसे उसी रोहित मारवा के बारे में पूछताछ करती है कि वह कैसा इंसान है। दूसरी तरफ रोहित मारवा अनिका की मदद करता है और उसे श्रेया के इलाज के लिए उसकी बनाई हुई दवाइयां याद दिलाता है। वहीं आज सुहासिनी मारवा आकर मुझसे कहती है कि अनिका और रोहित का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, वह दोनों अलग होने वाले हैं। कुछ सोचकर करण गुलेरिया आगे कहते हैं, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर वह दोनों अलग होने वाले हैं तो रोहित मारवा उनकी मदद क्यों कर रहा है, और अगर रोहित मारवा उनकी केयर करता है तो अनिका के मन में यह सवाल ही क्यों है कि रोहित कैसा इंसान है। अनिका कभी भी घर से बाहर निकलती है तो रोहित मारवा सिक्योरिटी गार्ड की तरह हर वक्त उसको अपने साथ रखता है। आखिर चल क्या रहा है वहाँ पर? बात भी सही ही थी। रोहित मारवा को समझ पाना इतना आसान होता तो रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून नहीं होता। वैसे तो अनिका और रोहित की शादी को काफी साल बीत चुके थे, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ रोहित मारवा का प्यार अनिका के लिए बढ़ता ही जाता था। वह अनिका के साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, और यही वजह थी कि उसने चिराग को कुछ देर बाद मिलने के लिए कहा, क्योंकि अनिका ने खुद अनिका और रोहित मारवा के लिए डिनर अपने बेडरूम में ही मंगवाया था। भला रोहित मारवा अपनी अनिका को नाराज करने की सोच भी कैसे सकता था?
मारवा हाउस में अपने बेडरूम में अपना डिनर करते हुए रोहित बड़ी ही स्माइल देते हुए अनिका से कहता है, अगर तुम्हारी यादाश्त जाने से तुम इतना बदल सकती हो तो तुम्हारी यादाश्त जाना इतना बुरा भी नहीं है। अनिका मुस्कुराकर खाना खाने लगती है और बीच में पॉज देते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, अपने खाने पर फोकस करो। यहाँ एक तरफ रोहित मारवा बड़ी ही शांति से बैठकर अनिका के साथ डिनर एंजॉय करता है, वहीं दूसरी तरफ आयशा मारवा के मन में शांति भंग हो जाती है। आयशा मारवा ने कालिंदी से पूछा, क्या रोहित और अनिका उठ चुके हैं? ध्यान रखना वह दोनों जब भी जागे उनका डिनर उनके रूम में ही पहुंचा देना। कालिंदी जवाब देती है, मैडम, रोहित सर अभी जागे नहीं है, लेकिन अनिका मैडम जाग चुकी हैं और उन्होंने पहले ही दोनों के लिए डिनर रूम में ही मंगवा लिया है। आयशा हैरान रह जाती है क्योंकि हमेशा अनिका के उठने से पहले ही रोहित उसके खाने का इंतजाम रूम में ही कर देता था। अनिका को कभी भी इस तरह रोहित की केयर करते हुए नहीं देखा गया था, क्योंकि प्यार के मामले में अनिका जरा सा भी एक्सप्रेसिव नहीं थी, लेकिन रोहित हमेशा अनिका की छोटी छोटी चीजों और जरूरतों का ध्यान रखता था। इतने सालों में आज यह घटना पहली बार घटी थी, जो आयशा मारवा को कह रही थी कि जरूर यह दोनों अपने रिश्ते की कड़वाहट को दूसरों से छिपाने के लिए नाटक कर रहे हैं। जिस चिंता ने आयशा मारवा के मन में भारी उथल पुथल मचाई हुई थी, ठीक उसी चिंता को लेकर मल्होत्रा हाउस में इस वक्त ऐसी खामोशी छाई हुई थी जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस फेस उनकी लाइफ में इसी वक्त चल रहा हो। इतने में नानी माँ कहती है, इस तरह सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। सोचो कि आगे क्या करना है। मुझे अपनी अनिका पर पूरा भरोसा है कि उसने जो भी फैसला लिया होगा अच्छी तरह सोच समझ कर लिया होगा। अगर भगवान भी आकर मुझसे कहें तब भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कभी गलत नहीं हो सकती। इतने में किशन मल्होत्रा कहते हैं, माँ, अनिका पर सिर्फ आपको नहीं हमें भी पूरा भरोसा है और हम हर तरह से उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे सामने द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा ही क्यों न हो। जब हर विपरीत परिस्थिति में अनिका ने अपने मामा मामी का साथ नहीं छोड़ा, तो उसके मामा मामी भी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ने वालों में से हैं। तभी अंजलि मामी कहती हैं, यह बात सिर्फ अनिका का साथ देने की नहीं है, बात यह भी है कि हम यह पता लगाएं कि हुआ क्या है। अगर अनिका की याददाश्त जाने का ही यह सब साइड इफेक्ट है तो हमें उसकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना होगा, चाहे जो भी हो। मेरा दिल नहीं मानता कि रोहित मारवा कभी भी हमारी अनिका से दूर हो सकता है। माना कि वह एक श्रूड बिजनेसमैन है, लेकिन हमारी अनिका की बारी पर उसने हर प्रेम कहानी को पीछे छोड़ दिया है। मुझे आज भी याद है जिस रोहित मारवा से मिलने के लिए बड़े से बड़े मंत्री को भी महीनों इंतजार करना पड़ता है, वह कैसे हमारी अनिका के मिलने के लिए हमारे ही घर के पार्किंग में काफी देर तक खड़ा रहता था। अनिका उसके साथ कितना भी रूड बिहेव करती थी, लेकिन वह हमेशा अनिका के साथ पोलाइट ही रहता था। तभी श्वेता कहती है, हाँ माँ, और आपको वह दिन याद है जब दादी माँ के बर्थडे पर अनिका दीदी की इंसल्ट करने वालों को कैसा अच्छा सबक सिखाया था। सभी को उठाकर पार्टी से बाहर फेंकवा दिया था। सबके सामने अनिका दीदी का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार किया था। तभी क्रिस मल्होत्रा कहता है, यह सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। इन सब बातों को 6 साल बीत चुके हैं। इंसान बदलने में 6 सेकंड नहीं लगाते। वैसे तो क्रिस को फैमिली मैटर्स में पढ़ने की बिल्कुल भी कोई शौक नहीं था। वह इन सब चीजों से दूर ही रहना पसंद करता था। इतनी सालों के बाद भी उसकी इन आदत में कोई फर्क नहीं आया था। लेकिन जब उसे पता चला कि मामला उसकी अनिका दीदी से जुड़ा है और साथ ही इतना गंभीर है, तो वह भी अपना आईफोन लेकर सोफे पर ही बैठकर उसमें कुछ करने की एक्टिंग करने लगा। सच यह था कि ऊपर से वह अपने आप को जितना भी कठोर दिखाए, लेकिन उसके मन में अनिका के लिए बड़ी बहन वाली रिस्पेक्ट और प्यार दोनों ही थे। वह भी अपने बाकी घर वालों की तरह श्वेता और अनिका में कोई फर्क नहीं समझता था। श्वेता मल्होत्रा कहती है, मुझे क्रिस की बात सही लग रही है। हमें किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले यह पता करना होगा कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। कहीं ऐसा न हो कि किसी गलतफहमी की वजह से उनका रिश्ता खराब हो जाए। वैसे भी अनिका दीदी को पुरानी कोई बात याद नहीं है। हमें इस मुद्दे की जड़ तक जाना ही होगा। तभी नानी माँ कहती है, मुझे लगता है कि हमें श्वेता की एडवाइस के हिसाब से काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें अनिका को कुछ दिन अपने पास बुला लेना चाहिए, तभी मौका देकर हम उससे बात कर पाएंगे। किशन मल्होत्रा कहते हैं, माँ, आपका सुझाव अच्छा है, पर मेरे मन में एक चिंता है। मारवा परिवार जिस तरह से अपने हर मेंबर्स की सिक्योरिटी देता है, उसके बाद भी अनिका को किडनैप कर लिया गया था।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर बुलाना सेफ होगा। हमें अनिका से बात करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। किशन की बात सुनते ही कुछ देर के लिए पूरे घर में दोबारा से सन्नाटा छा जाता है। नानी माँ कहती हैं, न जाने हमारे बच्चे की जान को कितने खतरे हैं और अब ऊपर से यह डाइवोर्स, न जाने ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी में कितनी तकलीफें लिखी हैं। ऐसा कहकर नानी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि मल्होत्रा नानी माँ का हाथ पकड़कर कहती हैं, माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी अनिका बहुत बहादुर है। देखना हर बार की तरह इस बार भी सब अच्छा ही होगा। फिर कुछ सोचकर अंजलि मल्होत्रा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, जो भी है हम बिना कुछ किए हार नहीं मान सकते। आखिर वो हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। फिर श्वेता की तरफ देखते हुए कहती हैं, देखो श्वेता, अगर मामला सिर्फ इतना है कि अनिका अपनी पुरानी जिंदगी भूल गई है इसलिए वह रोहित को अपनाना नहीं चाहती, तो मेरे पास एक आइडिया है। सभी आशा भरी नजरों से मामी अंजलि मल्होत्रा की ओर देखने लगते हैं। इस बार क्रिस भी अपने फोन से अपनी निगाहें हटाकर अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। सबको अपनी तरफ इस तरह देखते हुए नोटिस करके अंजलि मल्होत्रा कहती है, मुझे नहीं पता कि यह कितना काम करेगा, लेकिन मैंने अनिका की शादी की 10वीं सालगिरह के सरप्राइज के लिए कुछ वीडियो को सेव करके अपने पास रखा है। जब रोहित अनिका को चुपके चुपके मिलने आता था, याद है जब रोहित अनिका के लिए ड्रेस लेकर आया था, मैंने वह वीडियो भी संभाल कर रखी है। हो सकता है उनके जरिए से अनिका द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा के चेहरे के पीछे छिपे अनिका को दिलो जान से चाहने वाले रोहित को देख पाए। श्वेता मल्होत्रा अपनी माँ की बात सुनकर खुशी से उसके गले लग जाती है और कहती है, यू आर ग्रेट मम्मा। उधर मारवा हाउस में अनिका ने रोहित मारवा को चिराग मेहता से बात करते हुए सुना था, इसलिए वह रोहित से पूछती है, क्या कोई बिजनेस रिलेटेड इशू है? रोहित मारवा जवाब देता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल वह रोहित बोलते बोलते चुप हो जाता है और सोचता है कि इस वक्त अनिका को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वह फिर से अपने भाई को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ेगी। पहले मुझे सारी बात पता कर लेनी चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद मयूर गुलेरिया को वापस लेकर आऊंगा। अगर वह किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी वजह मैं खुद हूँ। अनिका कहती है, वह क्या? रोहित मारवा जवाब देता है, वह मारवा और गुलेरिया दोनों परिवार के सिक्योरिटी को लेकर चिराग मेहता कुछ डिस्कशन करना चाहता है। अनिका कहती है, या फिर मयूर गुलेरिया की सिक्योरिटी डिस्कस करनी है? रोहित मारवा हैरान होकर अनिका की तरफ देखता है और फिर से एक बार उसके मन में ख्याल आता है, क्या अनिका को मन की बातें सुनाई देने लगी है? अनिका कहती है, नहीं नहीं मिस्टर मारवा, मुझे मन की बातें सुनाई नहीं देती है। तुम्हारी वाइफ होने के नाते तुम्हारे मन की बातें समझ आ जाती है। रोहित मारवा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखा। डिनर फिनिश करने के बाद वह चिराग मेहता से मिलने मारवा हाउस के ऑफिस में चला जाता है। चिराग मेहता पहले से ही वहां पूरी तैयारी के साथ मौजूद था और बेसब्री से रोहित मारवा का इंतजार कर रहा था। रोहित मारवा अंदर जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। रोहित को देखते ही चिराग मेहता प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। एक मैप को दिखाते हुए कहता है, सर यह वह जगह है जहां से मयूर गुलेरिया की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है और यह 2 दिन पहले की है। रोहित मारवा चिराग मेहता की तरफ देखता है। चिराग मेहता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर 2 तरह की मुश्किलें हैं। पहले यह कि मयूर गुलेरिया की टीम का एक आदमी हमारे आदमियों की अधमरी हालत में मिला है। उसका इस तरह मिलना यह बताता है कि मयूर गुलेरिया और उसकी टीम की जान खतरे में है। रोहित मारवा कहता है, अब तक तुमने मयूर गुलेरिया की मदद के लिए अपने आदमी तो भेज दिए होंगे, फिर खतरे वाली बात क्या है? मुझे यकीन है कि तुमने अपनी बेस्ट टीम भेजी होगी। चिराग मेहता जवाब देता है, सर अपनी बेस्ट टीम ही भेजी है, इसलिए मयूर गुलेरिया की टीम का वह आदमी उन्होंने कुछ ही घंटों में खोज निकाला है। लेकिन दूसरी समस्या यही है कि उसके आगे का इलाका रेड क्लीन के आसपास का है। वहां हमारे आदमी नहीं जा सकते। वहां पर या तो स्पेशल पुलिस फोर्स जा सकती है या फिर आर्मी जा सकती है। हमारे आदमियों की जांच पड़ताल के बाद उन्हें पूरा यकीन है कि मयूर गुलेरिया और उसकी टीम उसी इलाके में होंगी, लेकिन हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। रोहित मारवा कुछ सेकेंड के लिए अपनी उंगलियों को अपने माथे पर टैप करते हुए सोचता है और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, ठीक है, अगर बात यही है तो फिर देर किस बात की है? बुलाओ उसे और कहो कि भाई ने तुरंत याद किया है। उसके आते ही वह मिशन उसे हैंड ओवर कर दो और रिलेटेड पेपर वर्क उसके यहाँ पहुँचने से पहले पूरा हो जाना चाहिए।
सावन में सबके घर पूजा पाठ ज्यादा होता है और मेरे यहाँ भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ में मैं बिजी रह जा रही हूँ, इसीलिए ज्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूं और थैंक यू फॉर मुझे सपोर्ट करने के लिए।